जय हिंद एवरीवन। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ मैथ्स में वृत्त सर्कल। तो स्टूडेंट देखते हैं वृत्त सर्कल। सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे वृत्त और वृत्त की परिभाषा क्या होती है। तो चलते हैं स्टूडेंट वृत्त की परिभाषा की ओर। यहाँ पर देखें कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। एक बार पुनः देखेंगे, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इस बिंदु को केंद्र पे लेते हैं O, तो इस परिधि का जो आवरण होगा वो सभी के लिए कैसा होगा, समान। तो यहाँ पर हमने देखा कि वृत्त की परिभाषा क्या है। तो वृत्त की परिभाषा हमने देखी, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यहाँ पर हम वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि वृत्त का संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। तो देखेंगे वृत्त का संपूर्ण कोण, यहाँ पर हम देखेंगे कि वृत्त का संपूर्ण कोण जो होता है 360 अंश का होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वृत्त के केंद्र से अगर मैं एक ओर की परिधि को मिला देता हूं तो ये क्या बन जाता है, आपका त्रिज्या। क्या बन जाता है स्टूडेंट, त्रिज्या। इसको मैं नाम दे सकता हूं ओ बी। अब थोड़ा और आगे चलते स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं हम कि वृत्त का व्यास क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वृत्त के व्यास की परिभाषा। तो देखेंगे स्टूडेंट कि परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है वृत्त का व्यास कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर ये बाहरी आवरण का परिधि है और इसके केंद्र से अगर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो परिधि के दोनों बिंदुओं को स्पर्श करे। देखिए मैं एक रेखा खींच रहा हूं जो परिधि के दोनों बिंदुओं को स्पर्श करेगा, उस रेखा को मैंने नाम दिया है ए बी। अब यहाँ पर देखें कि परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है वृत्त का व्यास कहलाता है। अब देखिए वृत्त के केंद्र से रेखा जा रही है आपका ए बी, तो ए बी आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर, व्यास। तो हम देखेंगे कि ए बी आपका जो है वो क्या कहलाएगा, व्यास। और त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं, त्रिज्या आपका क्या कहलाएगा, ओ बी और ओ ए। ओ बी और ओ ए आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर त्रिज्या को हम दर्शाते हैं स्मॉल आर से। तो यहाँ पर हम त्रिज्या और व्यास से संबंध क्या है देखेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि त्रिज्या अगर हम देखना चाहते हैं तो त्रिज्या अगर किसी का हम ज्ञात करना चाहते हैं तो व्यास का आधा कर देंगे हम ए बी का अगर आधा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका त्रिज्या। और देखिए ए बी का आधा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका ओ बी और एक हो जाएगा आपका ओ ए। तो यहाँ पर हम त्रिज्या बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि व्यास बटे दो, व्यास बटे दो। और व्यास को हम यहाँ किससे दर्शाते हैं, डी से। तो यहाँ पर कितना जाएगा, डी बटे दो। अगर हम व्यास ज्ञात करना चाहते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि व्यास अगर हम किसी चीज का ज्ञात करना चाहते हैं तो हम दो बार त्रिज्या को गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, व्यास। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो गुणित त्रिज्या, अगर दो गुणित त्रिज्या हम निकाल लेते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर व्यास। स्टूडेंट थोड़ा और आगे चलते देखते हैं वृत्त की जीवा। यहाँ पर देखेंगे कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। यहाँ पर अगर मैं एक रेखाखंड खींचता हूं, इसको मैंने नाम दिया है सी डी, तो ये आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, एक जीवा। क्या कहलाएगा, जीवा। इसी प्रकार मैं एक ऊपर भी खींच सकता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा। तो जीवा की परिभाषा क्या हुई स्टूडेंट, यहाँ पर देखें कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। थोड़ा नोट देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट पे क्या लिखा देखेंगे कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आपका जो व्यास है ए बी, ये वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। अब यहाँ पर देखेंगे हम वृत्त से संबंधित सूत्र जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल, एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आप सभी को मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है स्टूडेंट, पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग। जहां पे आपका अगर हम ज्ञात करना चाहें तो देखेंगे कि जहां पाई का मान कितना हो जाता है स्टूडेंट, जहां पाई बराबर 22/7, या करके आप इसको लिखना चाहें तो 3.143। यहाँ पर तो हमने देखा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाता है आपका पाई आर वर्ग। अब यहाँ पर हम देखें कि वृत्त की परिधि, ये परिधि मीन्स बाहरी आवरण जो होता है वृत्त का वो होता है कितना। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड सूत्र कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या वृत्त का बाहरी आवरण जो होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे
वृत्त का जो बाहरी आवरण होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 पाई, अब देखिए पाई का मान होता है 180 अंश, और 180 अंश को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 360 अंश, और हमने देखा कि वृत्त का संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का, और साथ में क्या संलग्न रहती है इस पे, त्रिज्या। यहाँ पर हमने देखा कि वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। तो हम यहाँ पे समझ चुके कि वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। अब थोड़ा और आगे चलते स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम देखेंगे अर्धवृत्त तथा उससे संबंधित सूत्र। अब देखिए अर्धवृत्त की अगर मैं आकृति बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से अर्धवृत्त की आकृति बनेगी। यहाँ पर हम देखेंगे वृत्त का केंद्र अगर ये आपका ओ हो जाता है तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका आधा वृत्त बनेगा, और इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये आपका ओ ए हो जाएगा, ये आपका ओ बी। इसके लिए जो त्रिज्या हो जाएगी स्टूडेंट आर, इसके लिए त्रिज्या जो हो जाएगी आर। तो हम देखेंगे अर्धवृत्त तथा उससे संबंधित सूत्र। सबसे पहले हम देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ हाफ सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखना चाहें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला था स्टूडेंट आपका, पाई आर वर्ग, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकलेगा यहाँ पर, हाफ पाई आर वर्ग, क्योंकि उसका आधा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलता है कितना आपका, 1/2 पाई आर वर्ग, क्योंकि इसका आधा, और वृत्त का होता था पाई आर वर्ग, तो इसका हो जाएगा 1/2 पाई आर वर्ग। सेकंड सूत्र की ओर चलते स्टूडेंट देखेंगे हम कि वृत्त का अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ पर देखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। अब देखिए अर्धवृत्त का परिधि और संपूर्ण वृत्त का जो परिधि होता था वो कितना होता था स्टूडेंट, 2 पाई आर। अगर इस संपूर्ण वृत्त को हम देखना चाहते थे तो आपका परिधि कितना हो जाता था, 2 पाई आर। अब चूंकि ये अर्धवृत्त है तो 2 पाई आर होता था, तो आधा आधे के लिए कितना हो जाएगा आपका, पाई आर हो जाएगा। आपका जो ऊपरी भाग ए बी है, इसके लिए अगर हम क्षेत्र निकालना चाहें तो इसके लिए देखेंगे कि भाई आपका 2 आर निकलेगा, क्योंकि आर प्लस आर इसका क्षेत्र निकलेगा लंबाई के सापेक्ष में। अगर मैं थोड़ा इसका और विस्तार करके लिखना चाहूँ तो आर सभी से मैं कॉमन निकालूंगा, आर इंटू कोष्टक में कितना बचेगा, पाई प्लस 2। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। अब थोड़ा और आगे चलेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम देखेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वृत्त का त्रिज्यखंड इसको हम परिभाषित करेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषा होती क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट कि दो त्रिज्या तथा उनसे कटे हुए चाप के द्वारा, दो त्रिज्या तथा उनसे कटे हुए चाप के द्वारा जो समतल क्षेत्र घिरता है उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। अगर मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सर्कल मैंने बनाया है, एक सर्कल मैंने बनाया जिसका केंद्र आपका ओ हो गया है, और परिभाषा के अनुसार क्या बोले कि दो त्रिज्या तथा उनसे कटे हुए चाप के द्वारा। यहाँ पर देखिए अगर मैं एक त्रिज्या लेता हूँ जिसको मैंने नाम दिया ओ ए, और सेकेंड त्रिज्या लेता हूँ जिसको मैंने नाम दिया है ओ बी। अब देखेंगे चाप क्या हो गया आपका, चाप हो गया आपका ए बी, चाप क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर देखेंगे कि त्रिज्या कितना हो गया आपका ओ ए और ओ बी, और इन त्रिज्याओं का लेंथ कितना हो जाएगा सभी के लिए, आर हो जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पर कि जब दो त्रिज्याओं से कटे हुए क्षेत्र को जो हम क्या बोलते हैं उसका त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड यहाँ पर देखेंगे कि दो जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं काटती हैं तो इनके मध्य बिंदु पे क्या बनता है, एक एंगल या कोण। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो हमने देखा कि दो त्रिज्या तथा उनसे कटे हुए चाप के द्वारा जो समतल क्षेत्र घिरता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका त्रिज्याखंड। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा स्टूडेंट आपका, त्रिज्याखंड। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड में दो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्षेत्रफल या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है कि भाई त्रिज्याखंड पे हमने देखा कि दो त्रिज्या तथा उनसे कटे हुए चाप का जो क्षेत्र रहता है, समतल क्षेत्र रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका त्रिज्याखंड बोलते हैं। अब देखिए ये जो त्रिज्या हो गया, चूंकि वृत्त के सापेक्ष और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता था कितना होता था स्टूडेंट,
पाई आर वर्ग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाई आर वर्ग हो गया। और बनने वाला जो कोण है वो कितना है स्टूडेंट, थीटा है। और संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है वृत्त का, 360 अंश। तो यहाँ पर देखेंगे थीटा बटे 360 अंश। तो यहाँ पर हमने देखा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर वर्ग गुणित थीटा बटे 360 अंश। सेकंड सूत्र की ओर चलते हैं स्टूडेंट। सेकंड सूत्र देखेंगे यहाँ पर, तो सेकंड सूत्र हो जाता है आपका चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर चाप हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, क्योंकि यही तो चाप काट रहा है आपका। यहाँ पर हम देखेंगे चाप की लंबाई। अब देखिए चाप की लंबाई मीन्स अगर हम ज्ञात करना चाहें तो चाप कहाँ पर स्थित है आपका, परिधि पर। और वृत्त का जो परिधि होता था वो कितना निकलता था स्टूडेंट, 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वृत्त का जो परिधि है वो कितना हो गया आपका, 2 पाई आर हो गया। और अगर हम कोण के सापेक्ष ज्ञात करना चाहें तो देखिए अब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो कितना है आपका, थीटा। और संपूर्ण कोण जो होता है वृत्त का वो कितना होता है स्टूडेंट, 360 अंश। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिज्याखंड के लिए चाप की लंबाई क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।